तो दोस्तों 14 जुलाई शुक्रवार के दिन जब घड़ी में 2:35 हो रहे थे तो भारत ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। जैसे ही चंद्रमा पर उतरने पर ये सफल हो जाएगा तो भारत ऐसे करने में चौथा देश बन जाएगा, जिसके साथ ही साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश भी बन जाएगा। इससे पहले 2019 में मिशन चंद्रयान 2 के जरिए भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश की थी, लेकिन तब भारत को ये सफलता नहीं मिल पाई थी क्योंकि चांद से कुछ ही दूरी पर विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। लेकिन सिर्फ 4 साल में भारत ने एक बार फिर से साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा है। आखिर चांद के साउथ पोल पर ही क्यों इसरो अपनी मिशन भेज रहा है, या भारत किसी अनमोल खजाने की तलाश में जा रहा है? आखिर ये खजाना मिल गया तो क्या होगा, या फिर साउथ पोल पर जाने की दूसरी वजह है? चलिए जानते हैं विस्तार से। ये चांद का वो हिस्सा है जो हम पृथ्वी से कभी नहीं देख पाते। मून की इक्वेटर लाइन के पास आसान और सुरक्षित है। यहाँ की सतह समतल और चिकनी है। यहाँ बहुत ज्यादा ढलान, पहाड़ियाँ और गड्ढे नहीं है। यहाँ सूर्य की रोशनी बहुत आसानी से पहुँच जाती है, जिससे सौर ऊर्जा से चलने वाले डिवाइसेस को बिजली मिलने की संभावना बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ चांद के साउथ पोल पर कई जोखिम है। चांद के इस हिस्से पर अरबों सालों से सूर्य की किरणें नहीं पड़ी है और इसी के साथ हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े क्रेटर में से एक हिस्सा इसी में मौजूद है, जिसका नाम साउथ पोल एटकिन बेसिन है। इसकी चौड़ाई 2500 किलोमीटर और गहराई 13 किलोमीटर है। चांद के इस हिस्से के सिर पर 18वीं सदी हिस्से को पृथ्वी से देखा जा सकता है। साउथ पोल के इस हिस्से में सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में फॉसिल होने की संभावनाएं हैं। चंद्रमा के इस रहस्यमय इलाके में भारी संख्या में पानी और मिनरल्स मौजूद है। यहाँ का तापमान 250 डिग्री के करीब होता है। चलिए अब विस्तार से समझते हैं आखिर इसरो की नजर इस पर क्यों है। दरअसल दोस्तों, इसरो चांद के साउथ पोल पर कई रीजनों से जाना चाहता है, जिनमें सबसे बड़ा कारण है पानी। जी हाँ, जैसा चंद्रयान 1 ने पता लगाया था कि वहाँ पानी मौजूद है, जिनमें सबसे ज्यादा पानी वहाँ साउथ पोल के छाया वाले गड्ढे में है। दरअसल उस समय चांद पर पानी की बर्फ मौजूद होने की बात कही गई थी। अगर इस पानी के बारे में सही से जानकारी मिल जाती है कि ये इंसानों के लायक है या फिर नहीं, इससे आगे रिसर्च में काफी मदद मिलेगी। अगर चंद्रमा में पानी मिलता है तो उस पानी का प्रयोग फ्यूल के रूप में भी किया जा सकेगा। पानी को डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में लिक्विड फ्यूल का यूज करके इंजन में भी किया जा सकेगा। इसी तरह पानी का यूज चंद्रमा पर फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट के लिए ऑक्सीजन के रूप में भी किया जा सकेगा। आपको बता दे, पृथ्वी से चंद्रमा की औसतन दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। ऐसे में चंद्रमा फ्यूचर में हम लोगों के लिए स्पेस प्रोग्राम के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में भी काम कर सकेगा। अगर बात करें चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की बर्फ का पहला सबूत 1994 में क्लेमेटिंग मिशन से आया था। क्लेमेटिंग ने पाया था कि साउथ पोल पर स्टेबल रूप से छाया वाले गड्ढों में हाइड्रोजन की हाई कंसंट्रेशन थी। इसलिए इस खोज से ये पता चला है कि इन गड्ढों में पानी की बर्फ हो सकती है। फिर 1998 में लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन ने चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी के बर्फ के प्रिजन को वेरीफाई किया था। इस मिशन ने मून के सरफेस में हाइड्रोजन की मात्रा को नापने के लिए न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया था। इसके जरिए ये और भी ज्यादा प्रूव हो गया कि साउथ पोल पर हाइड्रोजन की हाई कंसंट्रेशन है। इस खोज के बाद वहां पानी के बर्फ की बात पूरी तरह से प्रूव हो गई है। दोस्तों, इस मिशन के बाद कई और मिशन हुए जिन्होंने चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी के बर्फ के बारे में स्टडी की है। इन मिशनों में चंद्रयान 1, LRO, चांगइंग 4 शामिल है। इन सभी मिशनों में ये साबित हुआ है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की बर्फ मौजूद है। हालांकि चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी के बर्फ की क्वांटिटी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इन गड्ढों में पानी की बर्फ हो सकती है। यही कारण है दोस्तों कि इसरो यहाँ सबसे पहले पहुंचकर पानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाकर मून मिशन में पूरी दुनिया का लीडर बनना चाहता है। इसके अलावा चांद के साउथ पोल पर इसरो की नजर होने की सबसे बड़ा कारण है मिनरल रिसोर्सेज। इस बात की पूरी तरह से पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि यहाँ हीलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन और सोडियम जैसे एलिमेंट्स भारी संख्या में मौजूद हो सकते हैं, जिसमें भारत की नजर चंद्रमा पर बड़ी संख्या में पाए जाने वाले एक अनमोल खजाने हीलियम 3 पर भी है। चंद्रयान 1 के समय से ही भारत की नजर हीलियम पर है। बताया जाता है कि जिस देश के पास एनर्जी के इस सोर्स को चांद से धरती पर लाने की क्षमता होगी, वे पूरी दुनिया में मून मिशन पर राज करेगा। आपको बता दें कि चंद्रमा पर हीलियम 3 होने की बात सबसे पहले मशहूर जियोलॉजिस्ट हेनरिसन स्मिथ ने 1972 में अपोलो 17
2017 मिशन के चांद से लौटने के बाद कही थी। नासा के अनुसार चंद्रमा पर 10 लाख मैट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड एरिया इसे सूर्य से धरती की सतह पर पहुंचने से रोकता है, लेकिन चंद्रमा का कोई फील्ड मैग्नेटिक एरिया नहीं है, इसलिए सूर्य के सोलर विंड से लगातार निकल रही हीलियम 3 को चांद की सतह लगातार एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर चंद्रमा पर मौजूद हीलियम 3 का 1/4 हिस्सा भी लाया जाए तो पृथ्वी की 500 साल की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हीलियम 3 का न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करने पर न्यूक्लियर वेस्ट भी नहीं गलता है। तो दरअसल हीलियम 3 हीलियम का एक नॉन रिएक्टिव आइसोटोप है। ये पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता, लेकिन चंद्रमा में बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। हालांकि चंद्रमा में हीलियम 3 की मात्रा के बारे में अभी भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान बताते हैं कि चंद्रमा पर अरबों टन हीलियम 3 हो सकता है। अगर ये इतनी संख्या में उपलब्ध रहा तो ये इंसानों के लिए कीमती रिसोर्स बन सकता है। तो यही कारण है कि इसरो का ध्यान इस इम्पोर्टेंट मिनरल रिसोर्स पर भी है। हालांकि ये भी बताया जाता है कि हीलियम 3 का यूज करना फिलहाल एक चुनौती है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी अभी भी पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाया है, जो कि इस मिनरल को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही चंद्रमा से हीलियम निकालने की लागत काफी ज्यादा हो सकती है। इसके साथ ही इसरो चंद्रयान 3 के जरिए लूनर जियोलॉजी की स्टडी करके हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआती समय की जानकारी जुटाना चाहता है। आपको बता दें कि चंद्रमा के साउथ पोल के ठंडे क्रेटर्स लुप्त जीवाश्म के रिकॉर्ड मौजूद है। पिछले कई सालों से इस बात पर काफी चर्चा हो रही है, क्या हजारों करोड़ों साल पहले चंद्रमा पर जीवन था। हालांकि अभी इस पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। 2019 में नासा के गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एक साइंटिस्ट की टीम ने एक स्टडी पब्लिश की थी, जिसमें ये कहा गया है कि साउथ पोल के लूनर रेगुलेट में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं। हालांकि इन ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंस का ये मतलब नहीं है कि चंद्रमा पर जीवन नहीं है, लेकिन ये इस बात की संभावना को बढ़ा देता है कि वहाँ की कंडीशन जीवन के लिए सुटेबल हो सकती है। चंद्रमा के साउथ पोल पर जियोलॉजिकली काफी डाइवर्स है। वहाँ अलग अलग प्रकार के गड्ढे हैं, पहाड़ और घाटियां है। यहाँ पर विशाल आयतन बेसिन है जो बहुत पुराना माना जाता है, जिसकी लंबाई 2600 किलोमीटर से अधिक और गहराई 12 किलोमीटर से अधिक है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि साउथ पोल आयतन बेसिन का निर्माण अरबों साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड या फिर कोमेट के चलते हुआ था। इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इससे एक बड़ा गड्ढा हो गया और वहाँ मौजूद सारे मटेरियल स्पेस की तरफ उड़ गए और फिर वापस आकर सारे मटेरियल बेसिन के चारों ओर पहाड़ बन गए। साउथ पोल कई और क्रेटर्स का भी घर है, जिसमें सेकेटन क्रेटर भी शामिल है, जिसकी गहराई लगभग 21 किलोमीटर है। क्रेटर्स के अलावा यहाँ पहाड़ियाँ और घाटियाँ भी है। यहाँ का सबसे ऊंचा माउंटेन मॉन्स मालापर्ट है, जो लगभग 5.8 किलोमीटर ऊंचा है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि साउथ पोल की घाटियाँ उल्का पिंडों या फिर लावा के प्रभाव से बनी है। दोस्तों, इन्हीं सब कारणों से पिछले कुछ सालों से साउथ पोल साइंटिस्ट के लिए इंटरेस्टिंग विषय बन गया है। इसलिए इसरो भी चांद के साउथ पोल पर अपनी एक्टिविटी बढ़ाकर इसके रहस्यों को जानना चाहता है। चलिए जाते जाते आपको चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। ये चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन है, जिसकी सितंबर 2019 में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होने के चलते क्रैश लैंडिंग हुई थी। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को वही नाम देने का फैसला किया है जो चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर के नाम थे। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम होगा, जो भारतीय अंतरिक्ष के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको चंद्रयान 3 के बारे में ये जानकारी? उम्मीद करते हैं आपको कई और नई जानकारी मिली होगी। आपको क्या लगता है, इस बार चंद्रयान 3 सफल होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।